नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बेरूपिया के साथ मेरी जुबानी डरावनी कहानी। फिर से हाजिर हो चुका हूँ एक डरावनी कहानी के साथ। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर की है जिनका नाम रमेश है, जो अपने जीवन का गुजारा करने के लिए बस चलाते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आगे की कहानी उन्हीं के पॉइंट से सुनते हैं। मेरा नाम रमेश है और मैं पिछले 15 सालों से एक प्राइवेट बस चलाता हूँ। इस दौरान बहुत कुछ देखा सुना, लेकिन जो 2018 की एक रात मेरे साथ हुआ वो मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैं देर रात सवारी छोड़कर वापस आ रहा था। बस लगभग खाली थी, सिर्फ 2 लोग बचे थे जिन्हें आखिरी स्टॉप पर उतरना था। स्टॉप पर पहुंचते ही वो उतर गए और मैं भी बस से नीचे उतरकर एक बीड़ी सुलगाने लगा। चारों तरफ अंधेरा था। बस स्टैंड पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था जिसकी टहनियां अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। जैसे ही मैंने बस की ओर कदम बढ़ाया, अचानक पीछे से किसी ने आवाज दी, ड्राइवर साहब, क्या ये बस आगे जाएगी? मैंने चौंक कर देखा। सामने एक औरत खड़ी थी, लंबी, दुबली पतली और सफेद साड़ी पहने हुए। उसका चेहरा अजीब सा था, आंखें गहरी और काली, होंठ सूखे हुए। इतनी रात को यहाँ कोई कैसे हो सकता है? पर मैं तो बस ड्राइवर था, ऐसे सवाल मेरे लिए नए नहीं थे। मैंने कहा, हाँ बैठिए, कहाँ जाना है? बस आगे चलते रहिए, जहाँ कहूंगी वहीं उतार देना। मैंने उसे अंदर बैठने दिया और बस चला दी। लेकिन कुछ ही देर बाद मुझे महसूस हुआ कि माहौल कुछ बदल गया है। बस के शीशे पर धुंध जमने लगी थी और मुझे अंदर से हल्की हल्की फुसफुसाहट सुनाई देने लगी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत सीट पर सिर झुकाए बैठी थी, लेकिन अगले ही पल उसकी परछाई कुछ और ही दिखा रही थी। परछाई बड़ी थी, बहुत बड़ी, जैसे कोई विशालकाय आकृति हो। मेरे हाथ पांव ठंडे पड़ गए। मैंने हिम्मत जुटाई और कहा, बहन जी, कहाँ उतरना है? कोई जवाब नहीं। मैंने फिर पूछा, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। अब मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ने लगी थी। तभी अचानक वो औरत सीट से खड़ी हो गई और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। मैं डर के मारे स्टीयरिंग कसकर पकड़ लिया। ड्राइवर, अब बस रोक दो। उसकी आवाज गूंजने लगी जैसे कोई पहाड़ों से बोल रहा हो। मैंने झटके से ब्रेक लगाया। जैसे ही बस रुकी, वो दरवाजे से उतरने लगी, पर जैसे ही उसने बाहर कदम रखा, वो हवा में गायब हो गई। मैं पूरी तरह डर चुका था। मैंने बस बंद की और सीधा अपने घर भागा। अगली सुबह जब मैंने अपने कंडक्टर को इस बारे में बताया तो उसने जो कहा उसे सुनकर मेरी रीढ़ की हड्डी तक ठंडी पड़ गई। उसने बताया कि जिस जगह पर वो औरत उतरी थी वहां सालों पहले एक हादसा हुआ था। एक नवविवाहित जोड़ा बस में सफर कर रहा था। अचानक बस का एक्सीडेंट हो गया और उस औरत की मौके पर ही मौत हो गई। तभी से लोग कहते हैं कि उसकी आत्मा रात में सफेद साड़ी में बसों में सफर करती है। उस दिन के बाद से मैं कभी भी रात के समय उस रास्ते से नहीं गुजरा और जब भी बस चलाता हूँ हमेशा अपने साथ हनुमान चालीसा रखता हूँ। कहानी अभी भी याद आती है और अब भी सोचता हूँ, क्या वो सच में एक आत्मा थी या मेरी आंखों का धोखा? उस घटना के कुछ दिन बाद मेरी हालत कुछ ठीक होने लगी। मैं फिर से बस चलाने लगा, लेकिन अब मैं हर समय सतर्क रहता था। हमेशा हनुमान चालीसा अपने पास रखता और रास्ते में कुछ भी अजीब लगे तो तुरंत बस में भजन चला देता। एक रात की बात है, मुझे फिर से उसी रास्ते से गुजरना पड़ा जहां वो औरत उतरी थी। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन खुद को समझा लिया कि कुछ नहीं होगा। जैसे ही मेरी बस उस जगह के पास पहुंची, अचानक बस का इंजन अपने आप बंद हो गया। अंधेरा घना था और दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने झट से मोबाइल निकाला, लेकिन उसकी बैटरी भी खत्म हो चुकी थी। मैंने बस से नीचे उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की। जैसे ही बोनट खोला, मुझे कुछ अजीब दिखा। इंजन पर किसी के हाथों के जले हुए निशान थे, जैसे किसी ने उसे छूने की कोशिश की हो। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक बस के अंदर किसी के चलने की आवाज आई। मैं धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ा और जैसे ही अंदर झांका, मेरी रूह कांप गई। बस के अंदर वही औरत बैठी थी, सफेद साड़ी में, सिर झुकाए हुए। मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहती हो? उसने धीरे धीरे सिर उठाया। उसके चेहरे पर गहरी दरारें थीं, आंखों से खून जैसा कुछ बह रहा था। उसने मेरी ओर देखा और धीरे धीरे बोली, मुझे इंसाफ चाहिए। उसकी आवाज इतनी डरावनी थी कि मेरे पैर जड़ हो गए। मैंने कांपते हुए पूछा, कैसा इंसाफ? जिस बस में मेरी मौत हुई थी वो बस अब भी चल रही है और जो लोग इसके जिम्मेदार थे वो आजाद घूम रहे हैं। इतना कहते ही बस के अंदर की सारी लाइटें जलने बुझने लगी। बस हिलने लगी, जैसे कोई उसे जोर से झकझोर रहा हो। अगले दिन मैंने इस बारे में कंडक्टर से बात की। उसने बताया कि कई साल पहले इसी रूट पर एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस बस का ड्राइवर और कंडक्टर शराब पीकर गाड़ी चला रहे थे और उनके कारण बस खाई में गिर गई थी।
इस हादसे में कई लोगों की मौत हुई थी, लेकिन बस मालिक ने पैसों के दम पर मामला दबा दिया था। मुझे समझ आ गया कि वो आत्मा क्यों भटक रही थी। वो इंसाफ चाहती थी। मैंने ठान लिया कि इस हादसे की सच्चाई सामने लाऊंगा। मैंने कुछ पुराने अखबार निकाले और उस एक्सीडेंट की खबरें पढ़ी। फिर उस हादसे में बचे कुछ लोगों को ढूंढने की कोशिश की। काफी मशक्कत के बाद मुझे एक आदमी मिला जो उस बस का यात्री था और जिंदा बच गया था। उस आदमी ने बताया कि हादसे के समय उसने अपनी आंखों से देखा था कि ड्राइवर और कंडक्टर शराब के नशे में थे, लेकिन जब केस दर्ज हुआ तो उन्हें बेकसूर साबित कर दिया गया। अब ये मेरे लिए सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रह गई थी, बल्कि एक अधूरे इंसाफ की तलाश बन चुकी थी। मैंने स्थानीय पुलिस से संपर्क किया और हादसे की दोबारा जांच की मांग की। काफी मुश्किलों के बाद पुलिस ने नए सबूतों के आधार पर मामला फिर से खोला। कुछ महीनों बाद असली दोषियों को गिरफ्तार कर लिया गया। जैसे ही ये खबर अखबारों में आई, उसी रात कुछ अजीब हुआ। मैं बस में अकेला था और अचानक मुझे वही आवाज सुनाई दी, शुक्रिया ड्राइवर साहब। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बस के बाहर वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे धुंध में गुम हो गई। उस रात के बाद मैंने उस आत्मा को फिर कभी नहीं देखा, लेकिन जब भी उस रास्ते से गुजरता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शायद वो मेरी ओर से इंसाफ मिलने के बाद शांति पा चुकी थी, या शायद कोई और भटकती आत्मा मेरा इंतजार कर रही थी। उस रात के बाद मुझे लगा कि सब कुछ खत्म हो गया है। सफेद साड़ी वाली औरत को इंसाफ मिल चुका था और अब शायद वो मुक्त हो गई होगी। मैं फिर से अपनी जिंदगी में लौट आया, लेकिन डर पूरी तरह गया नहीं था। अब भी जब मैं बस चलाता तो ऐसा लगता कि कोई छुपकर मुझे देख रहा है। कई बार रियर व्यू मिरर में कुछ परछाइयां दिखती और जब मैं पलट कर देखता तो वहां कुछ नहीं होता। फिर एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरी जिंदगी में एक और खौफनाक मोड़ ला दिया। उस दिन मैं देर रात एक लंबी रूट पर था। सभी यात्री उतर चुके थे और मुझे बस खाली लेकर डिपो जाना था। रास्ता सुनसान था, चारों ओर बस घना जंगल और वीरानी थी। तभी अचानक बस के इंजन ने अजीब आवाजें निकालनी शुरू कर दी और झटके खाने लगी। मैंने तुरंत बस रोकी और बोनट खोलकर इंजन देखने लगा, लेकिन जैसे ही मैं नीचे झुका मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी। मैंने सिर उठाकर देखा, बस के अंदर की लाइट हल्की हल्की जल बुझ रही थी। धीरे धीरे दरवाजा खुला और एक लड़की बस में चढ़ी। वो देखने में बहुत ही आम लग रही थी, नीली सलवार कुर्ता पहने, सिर पर दुपट्टा। लेकिन जैसे ही उसने सीट पर बैठकर सिर झुकाया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि उसकी परछाई सीट पर नहीं थी। मैंने कांपते हुए पूछा, बेटी कहाँ जाना है? उसने बिना सिर उठाए जवाब दिया, जहाँ तुम मुझे ले जाओगे। उसकी आवाज में अजीब सी ठंडक थी। मैं समझ गया कि ये कोई आम लड़की नहीं थी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारा और बस चलाने लगा। कुछ मिनट बाद मैंने फिर से पूछा, कहाँ जाना है? इस बार उसने धीरे से सिर उठाया, लेकिन उसकी आंखें नहीं थीं, बस खाली अंधेरा था और उसके होंठ हल्के से हिले। मेरी सांसें अटक गईं। ये दूसरी आत्मा थी और इसका भी कोई अधूरा राज था। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? बस के अंदर की लाइट फिर से झपकने लगी और धीरे धीरे उसकी धुंधली परछाई सामने आने लगी। कुछ साल पहले इसी रास्ते पर मेरी हत्या कर दी गई थी। मेरे हत्यारे अब भी जिंदा घूम रहे हैं। मेरे हाथ से स्टीयरिंग लगभग छूट ही गया। अब ये एक नया केस था, एक और आत्मा जो इंसाफ चाहती थी। तभी अचानक बस अपने आप चलने लगी। मैं चिल्लाया, रुको, ये क्या हो रहा है? लेकिन मेरी आवाज किसी गहरी खाई में गिर गई। बस की स्पीड बढ़ती गई और सामने एक पुराना पीपल का पेड़ दिखाई दिया। उस आत्मा ने मेरी ओर देखा और कहा, अब तुम्हें ये सच सामने लाना ही होगा। और अगले ही पल सब कुछ अंधेरा हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल में था। मेरे साथ बैठे मेरे कंडक्टर ने बताया कि मेरी बस एक पेड़ से टकरा गई थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि हादसे के बावजूद मुझे ज्यादा चोटें नहीं आई। पर सबसे अजीब बात यह थी, बस में एक और यात्री का नाम दर्ज था, जबकि बस में कोई नहीं था। पुलिस ने जब जांच की तो पता चला कि कुछ साल पहले उसी जगह पर एक लड़की की हत्या हुई थी। उसका शव अब तक नहीं मिला था, लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज थी। अब मुझे समझ आ गया कि वो आत्मा कौन थी। मैंने पुलिस को सब बताया, लेकिन उन्होंने मेरी बातें मजाक समझकर टाल दी। फिर एक रात वही आत्मा फिर से बस में आई। इस बार उसका चेहरा पहले से ज्यादा शांत था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरा सच दुनिया के सामने लाने की कोशिश की, लेकिन अब मेरा समय आ गया है। मैंने पूछा, अब क्या होगा? उसने हल्की मुस्कान दी और धीरे धीरे बस से उतर गई। जैसे ही उसने जमीन पर कदम रखा, हवा अचानक शांत हो गई और फिर वो धुएं की तरह गायब हो गई।
उस रात के बाद मैंने फैसला किया कि अब मैं बस चलाना छोड़ दूंगा। आज भी जब मैं उस सड़क से गुजरता हूँ तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई मुझे दूर से देख रहा हो। क्या वो आत्माएं अब मुक्त हो गईं? या फिर किसी और की अधूरी कहानी मेरे इंतजार में है? शायद हर सफर का एक अंत नहीं होता। बस चलाना छोड़ने के बाद मैंने एक दुकान खोल ली और अब वही चला रहा था। लगा कि अब जिंदगी सामान्य हो जाएगी, लेकिन मेरी किस्मत में शायद सुकून लिखा ही नहीं था। एक रात जब मैं दुकान बंद कर रहा था, तभी सड़क पर एक परछाई दिखी। वो धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ रही थी। जैसे जैसे वो करीब आई, मेरी सांसें तेज हो गईं। वो कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसकी आत्मा मुझे बस में मिली थी। पर इस बार वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। उसका चेहरा एकदम सामान्य था, लेकिन आंखों में कुछ छुपा हुआ था। उसने धीरे से कहा, तुमने मेरा इंसाफ पूरा नहीं किया। मैं सन्न रह गया। लेकिन पुलिस ने जांच शुरू की थी ना? वो हंस पड़ी। जांच को दबा दिया गया। मेरे हत्यारे अब भी खुलेआम घूम रहे हैं। अब मुझे समझ आया कि ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने तय कर लिया कि इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैंने पुराने अखबारों में उस लड़की की गुमशुदगी के बारे में पढ़ा और उसके परिवार का पता निकालने की कोशिश की। कई दिनों की मेहनत के बाद मुझे उसका गांव मिला। वहां जाने पर जो पता चला, उसने मेरे पैरों तले जमीन खिसका दी। उसका असली नाम राधिका था। उसकी हत्या गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों ने कर दी थी और पुलिस को रिश्वत देकर मामला दबा दिया गया था। उसका शव कभी नहीं मिला, इसलिए उसका परिवार आज भी उसकी वापसी का इंतजार कर रहा था। मैं समझ गया कि आत्मा अब तक क्यों भटक रही थी। मैंने गांव के कुछ लोगों की मदद से पुलिस में फिर से शिकायत दर्ज करवाई। इस बार मैंने मीडिया से भी संपर्क किया, जिससे मामला फिर से खुल गया। जांच शुरू हुई और कुछ महीनों बाद राधिका की हत्या करने वाले लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन इसके बाद कुछ और अजीब हुआ। उसी रात जब मैं अपने घर में अकेला बैठा था, अचानक कमरे की लाइट झपकने लगी और फिर वही जानी पहचानी आवाज आई, शुक्रिया, अब मैं मुक्त हूँ। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सामने सड़क पर धुंध में सफेद कपड़ों में राधिका खड़ी थी। उसका चेहरा शांत था। फिर धीरे धीरे वो हवा में घुलने लगी और देखते ही देखते गायब हो गई। उसके बाद मैंने कभी किसी आत्मा को नहीं देखा, लेकिन जब भी रात को अकेला होता हूँ तो कभी कभी लगता है कि कोई पास में खड़ा है। शायद मेरी जिंदगी का सफर अभी खत्म नहीं हुआ। शायद किसी और आत्मा की अधूरी कहानी मेरा इंतजार कर रही हो। शायद फिर कभी किसी और सफर में।